है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि शर्मा और मैं लेकर आया हूं 10वीं क्लास का ज्योग्राफी। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। तो शुरू करते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं भूमि उपयोग का। तो सबसे पहले ये जान लें कि मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है, जो निम्न प्रकार से है। यहां इस प्रकार से समझे। सबसे पहला है वन विस्तार। यहां देखिए, तो यहां वन विस्तार के रूप में। दूसरा है कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यहां देखिए। फिर है तीसरा गैर कृषि, यहां पे देखें, अच्छी तरह समझ लें। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग। फिर आगे है अस्थाई चारागाह। ये चारागाह आप यहां देखें, मैं इसको घेरे में कर दिया हूं। अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि। गोचर भूमि यानी जहां गाय भैंसों को चराया जाता है। आगे है बाग बगीचा एवं उपवन में संलग्न भूमि। इसके बाद आता है कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं किया गया हो। इसके बाद आता है आपको वर्तमान परती भूमि, यानी कि वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी खेत होते हैं जो परती होते हैं, यानी उस पर किसी भी प्रकार का फसल नहीं लगा हुआ होता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त वह परती भूमि जहां 5 सालों से किसी भी प्रकार की खेती नहीं हुई हो। इसके अलावा शुद्ध बोई गई भूमि, सबसे महत्वपूर्ण है ये शुद्ध बोई गई भूमि। तो यहां देखें कि शुद्ध बोई गई भूमि, ये सारे आपने देखा कि भूमि का उपयोग इस प्रकार से मानव कर पाते हैं। बच्चों, भारत में भूमि उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। सबसे पहला है यहाँ भौतिक कारक, ये भौतिक कारक। दूसरा है मानवीय कारक। आप बात करते हैं बच्चों भौतिक कारक की। तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है। अब आते हैं मानवीय कारक की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत कश्मीर तथा चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। भारत में वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। अब बच्चों देखते हैं कि यहाँ भारत में शुद्ध बोई गई भूमि में भी अंतर आता है। तो देखते हैं, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर और अंडमान निकोबार में मात्र 10% से भी कम क्षेत्रफल खेती होती। अब हम बात करते हैं वाटर लॉजिंग अर्थात जलाक्रांतता की। तो यहाँ देखते हैं कि अत्यधिक सिंचन से, यानी अत्यधिक सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं भू संरक्षण यानी लैंड कंजर्वेशन की। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि भूमि संरक्षण के बहुत सारे उपाय हैं। इनमें से कुछ उपायों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं फसल चक्रण। इसके द्वारा मृदा के
पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। अब ये फसल चक्रण क्या होता है तो इसकी चर्चा करते हैं। ये दो धान्य फसलों जैसे गेहूं और धान इत्यादि के बीच एक दलहन और तिलहन कुल का पौधा लगाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अब एक चीज और जानकारी आपको मैं दे देता हूं कि दलहनी कुल के पौधों के जड़ों के गांठ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जो वायुमंडल से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर नाइट्रोजनी कंपाउंड में परिणत कर देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। अब आगे हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई यानी कंटूर प्लोइंग करके मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए, तो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि, यहाँ स्ट्रिप फार्मिंग जिसे कहते हैं, पट्टिका कृषि को श्रेयस्कर कहा जाता है। अब पट्टिका कृषि क्या होता है इसकी जरा जानकारी ले लें। तो पट्टिका कृषि होता है कि जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके दोनों साइडों में, दोनों यानी कि पट्टी नुमा जो है लगा देते, पट्टी नुमा कर देते हैं, उसके बीच में घास लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी उड़कर उसमें ही रह जाता है और आगे नहीं जा पाता है। ये पट्टिका कृषि हुआ। अब बच्चों एक चीज और मैं बताता हूं, इसके अलावे और भी कई सारे पहलू हैं, जैसे कि हमें जल की भी संरक्षण करना चाहिए, मिट्टी का भी संरक्षण, पहले वाटर लेवल को भी मौजूद रखना चाहिए। एक बात और आपको जानकारी दे देता हूं बच्चों, हम लोगों ने इतना सारा रासायनिक खाद का उपयोग किया है, जिससे यहाँ एक एंडिन नामक रसायन है जो मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। और मेढक के प्रजनन पर रोक लगने के साथ ही होता क्या है कि वहां पर वायुमंडल में यानी कि खेतों में भी, वायुमंडल से खेतों में आ जाते हैं कीट पतंग जो फसलों को नुकसान। क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।